देखेंगे क्वाड के ऊपर। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल, जो हम बोलते हैं उसका 4 आर्म में रहता है और 4 वर्टेक्स है और 4 आर्म है और 4 एंगल है। ठीक है, तो इसमें चारों एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। और एक्सटर्नल एंगल का जो है रूल है 180 डिग्री इंटू 4 - 2 n - 2, ठीक है ना। एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होता है कोई भी पॉलीगॉन का, और इंटरनल एंगल का सम हमेशा 360 होता है। इंटरनल भी 360 है, एक्सटर्नल भी 360 डिग्री है। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में सपोज ये पैरेललोग्राम है, सर ये आपका डायग्राम हो नहीं पाया, फिर आपको दोबारा करता हूँ, ठीक है। पैरेललोग्राम का जो रूल है, अपोजिट आर्म पैरेलल होगा और अपोजिट आर्म ऑलवेज पैरेलल होगा। सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये आर्म अपोजिट आर्म ABCD ले गया हमें। जो आप नाम देता है ना, इधर क्लॉकवाइज दीजिए नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज दीजिए, लेकिन सेम देना है, सीक्वेंशियल देना है। तो AB पैरेलल CD यहाँ पे बोलेंगे और AD पैरेलल BC, ठीक है। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल सब इक्वल रहता है, ठीक, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। ये डायगोनल इक्वल नहीं है, डायगोनल रूल फॉलो करता नहीं है, डायगोनल नॉट इक्वल है और डायगोनल भी परपेंडिकुलर नहीं है। ये पैरेललोग्राम का एक जो रूल है डायगोनल रूल में, वो फॉलो करता नहीं है। लेकिन दोनों अपोजिट आर्म इक्वल एंड पैरेलल एंड एक अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट एंगल इक्वल है। नेक्स्ट आएंगे रेक्टेंगल। वही पैरेललोग्राम का अगर और आर्म्स एंगल, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा। पैरेललोग्राम में और एक बताया नहीं आपको, ये पैरेललोग्राम में हमेशा ये दोनों एंगल, कोई भी कंसेक्यूटिव एंगल लेंगे, मतलब नजदीक वाला एंगल लेंगे, ये दोनों एंगल A और एंगल B 180 डिग्री होगा, नहीं तो एंगल A और D 180 डिग्री होगा, BC 180 डिग्री होगा, एंगल D और C 180 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट आर्म इक्वल है और चार आर्म मिलाने 360। इसका मतलब कंसेक्यूटिव एंगल दोनों, कोई भी दोनों मिलाने से 180 डिग्री ये होता रहेगा, क्योंकि चार अपोजिट आर्म पैरेलल है। नेक्स्ट पैरेललोग्राम का कोई एक अगर 90 डिग्री हो गया तो वो ऑटोमेटिक ये भी 90 हो गया, क्योंकि वो पैरेललोग्राम का दोनों साइड 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो ये अभी रेक्टेंगल बोलता है। तो कोई भी पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो सभी एंगल ऑटोमेटिक 90 90 90 होता है और वो रेक्टेंगल बनता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट आर्म सेम है, इसलिए रेक्टेंगल का भी अपोजिट आर्म भी सेम होगा। लेकिन ये केस में, क्योंकि ये केस में बाकी पैरेललोग्राम का जितना रूल है सभी फॉलो करेगा, मतलब अपोजिट आर्म सेम है और डायगोनल सब इक्वल है। डायगोनल इक्वल नहीं था उसमें, उसमें क्या था, डायगोनल रूल फॉलो नहीं कर रहा था, इक्वल नहीं है, ठीक है, डायगोनल इक्वल नहीं है और डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन ये जो इससे पहले जो ये जो बोल रहा था, डायगोनल रूल का 3 होता है, एक डायगोनल इक्वल है कि नहीं, और ये नहीं है, और परपेंडिकुलर है कि नहीं, वो नहीं है, और डायगोनल बाइसेक्ट करता है कि नहीं। लेकिन ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो रूल है, ये पैरेललोग्राम के बारे में समझ गया तो बाकी सब में हो जाएगा आपका। इसलिए पैरेललोग्राम का डायगोनल रूल दोनों याद रखना है उसका। लेकिन ये केस में जब रेक्टेंगल आता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है विथ वन एंगल और ऑल एंगल 90 डिग्री, इसमें बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होता है, डायगोनल आर इक्वल और बाइसेक्ट करता है, डायगोनल का बाइसेक्ट भी करता है, बट नॉट इन परपेंडिकुलर, ठीक है। वो भी बाइसेक्ट कर रहा था, ये भी बाइसेक्ट करेगा, पर परपेंडिकुलर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रोम्बोस केस में, रोम्बोस भी एक पैरेललोग्राम है, बट अगर पैरेललोग्राम का ऑल आर्म सेम रहेगा, ठीक है, एक पैरेललोग्राम का हम अपोजिट आर्म सेम लेता है, अगर चारों आर्म से रह जाएगा वो एक रोम्बोस बन जाएगा।
लेकिन रोम्बस केस में एक बेनिफिट है, डायगोनल का पैरेलल परपेंडिकुलर है, और डायगोनल तो इक्वल नहीं है क्योंकि उसका एरिया हाफ d1 इंटू d2 लेता है, और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कि नहीं, बाइसेक्ट ये करता है। तो बाइसेक्ट के जनरली पैरेललोग्राम का सभी केस में बाइसेक्ट है, इसलिए मैं लेता नहीं, ठीक है। मतलब स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, तो चारों केस में बाइसेक्ट करता है, लेकिन परपेंडिकुलर ओनली होगा स्क्वायर केस में और रोम्बस केस में। और इक्वल आएगा, इक्वल तो इक्वल आर्म इक्वल आता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट आता है स्क्वायर का। पैरेललोग्राम का स्क्वायर होगा अगर 4 साइड इक्वल हो जाएगा एंड 4 एंगल 90 डिग्री, तो ये सभी सर्टिफाई करेगा, इक्वल, परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट, ये तीनों जो डायगोनल का वो तीनों फॉलो करता है। तो ये सब दिया गया है, कोई जो बताया वो नोट में दिया गया। नेक्स्ट होता है आपका ट्रापीजियम। ट्रापीजियम पैरेललोग्राम केस में नहीं आएगा क्योंकि उसका अपोजिट आर्म एक ही पैरेलल लाइन रहता है, ये नहीं है, ये एक ही पैरेलल लाइन रहता है। तो ये लाइन को पैरेलल है, इक्वल नहीं है लेकिन पैरेलल है। तो एक पैरेलल लाइन आएगा तो हमेशा कंजिक्यूटिव, ये पैरेलल लाइन में जो कंजिक्यूटिव रहेगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलाने से कितना आएगा, ये एंगल 180 डिग्री होगा। ये पैरेलल लाइन में ये जो एंगल और ये एंगल मिलाने से 180 डिग्री होगा। और इफ द लैटरल साइड मतलब नॉन पैरेलल साइड, अगर ये यहाँ से यहाँ और नॉन पैरेलल साइड दोनों अगर इक्वल हो जाएगा, उसको बोलते हैं आइसोस्केल ट्रापीजियम। तो आइसोस्केल ट्रापीजियम केस में डायगोनल इक्वल रहेगा। अगर ये नॉन पैरेलल आर्म दोनों इक्वल हो जाएगा तो उसका दोनों का डायगोनल इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट सर्कल का, सर्कल के ऊपर 2-3 लाइन, अगर तीन पॉइंट है, 3 पॉइंट, कोई भी 3, मिनिमम 3 पॉइंट होना चाहिए सर्कल खींचने के लिए। तो अगर 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है तभी वो सर्कल बनेगा, ठीक है। ये सर्कल ऐसा 3 पॉइंट के, सर्कमफ्रेंस मतलब लेंथ ऑफ द सर्कल, जो उसको हम 2 पाई आर बोलता है, 2 पाई इंटू रेडियस। नेक्स्ट है आपका मेजर आर्क एंड माइनर आर्क क्या है सर्कल का। तो ये अगर सर्कल है, सपोज इसका ये सेंटर O है, तो आर्क अगर ये 2 पॉइंट ले गया AB, ठीक है, 3 पॉइंट चाहिए सर्कल के लिए, ठीक है। तो A उसका नाम देने के लिए मेरी ACB इज द मेजर आर्क, ठीक है, और ADB इज द माइनर आर्क, उसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। द डायमीटर इक्वल टू डबल टाइम्स ऑफ रेडियस लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड क्या है, तो कॉर्ड है अगर ये सेंटर है, 2 पॉइंट में जो टच करता है सर्कल को उसको कॉर्ड बोलेगा। लेकिन अगर डायमीटर है लार्जेस्ट कॉर्ड, ये डायमीटर लार्जेस्ट कॉर्ड है, ठीक है। तो ऑल डाया आर डायमीटर्स, हमेशा डायमीटर किधर, सभी डायमीटर इक्वल है। कॉर्ड का लाइन सेगमेंट जॉइंट 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किट। आर्क, नेक्स्ट है आर्क का पढ़ा है मेजर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। सेगमेंट, तो ये जो माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट बोला था वो ये सेक्टर नहीं है, वो सेगमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। सपोज ये एक आर्क खींचा यहाँ पे, तो एक बड़ा आर्क है, एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट है, ये बड़ा सेगमेंट। तो द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क नोन एज सेगमेंट। नेक्स्ट इसमें और एक है जिसका सो माइनर का आर्क इज द माइनर सेगमेंट एंड मेजर आर्क इज द मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट है सेक्टर। सेक्टर मतलब सेंटर में कुछ एंगल क्रिएट करेगा। सपोज एक सर्कल है, इसका एक सेंटर है और एक 2 रेडी जॉइनिंग सेंटर, सपोज ये रेडी है यहाँ पे, ठीक है, ये A1 A2 2 पॉइंट है, 2 रेडी मतलब सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट, अगर वहाँ से खींचेंगे यहाँ पे, ये जो थीटा क्रिएट किया एंगल क्रिएट, उसको ये एरिया को बोलता है, ये रीजन को पूरा बोलता है सेक्टर।
ठीक है। नेक्स्ट टेंजेंट। टेंजेंट तो टेंजेंट किसको बोलेंगे, अगर पॉइंट को जो सिंगल पॉइंट में टच करेंगे, और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री होता है, रेडियस के साथ 90 डिग्री होता है। एट ओनली वन पॉइंट टच होगा, तो इस सर्कमफ्रेंस को इंटरसेक्ट करेगा नहीं। इंटरसेक्ट करेगा मतलब एक ही पॉइंट में है ना, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेगा दो पॉइंट में, ओनली इन्फिनेटली ऑन एदर साइड। टेंजेंट ये साइड में भी लंबा होगा और वो साइड में भी लंबा होते जाएगा, इन्फिनेटली लंबा होगा। सर्कल को एक पॉइंट में टच करेगा, जो पॉइंट में टच करता है सर्कल के साथ वो 90 डिग्री होगा विथ रेडियस। ठीक है। सेकेंड जो है, ये स्ट्रेट लाइन इन्फिनेट लेंथ विथ वही टेंजेंट है, लेकिन इसमें टेंजेंट सिंगल पॉइंट में कर रहा था, इसमें टू डिफरेंट पॉइंट। सपोज एक सर्कल है, अंदर होगा तो कॉर्ड बोलता है, अगर ये ऐसा हो गया तो इन्फिनेट लाइन के लिए वो चला जाता है, उसको सेकेंड बोलता है। ये दो पॉइंट में सर्कल को टच करता है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट दो। तो सर्कल का इक्वल कॉर्ड, अभी देखिए प्रॉपर्टी सर्कल का दिखेंगे। इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सस्पेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सपोज एक सर्कल है, ये दो कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है उसका 5 cm है, एक भी कॉर्ड है, ठीक है, ये भी कॉर्ड है 5 cm। तो दोनों जो सेंटर में, ये जो सेंटर है इसका भी, ये कॉर्ड का भी सेंटर में ये थीटा, ये भी थीटा 1 थीटा 2, ये दोनों एंगल सेम है। जो सेंटर में इक्वल कॉर्ड जो करता है सेम होगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर कोई भी सर्कल का एक कॉर्ड इधर है 5 cm है सपोज, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे कहाँ से, सेंटर से 90 डिग्री। तो ये 5 cm, ये जो दो पॉइंट हुआ है, ये होगा यहाँ से यहाँ 2.5 और यहाँ से यहाँ 2.5 इक्वल होगा। ठीक है। और इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इक्व डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। सपोज ये इसे भी हम 5, सपोज ये 5 cm है, ये भी 5 cm है। कॉर्ड अगर इक्वल है तो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा यहाँ से यहाँ जितना लेंथ है और ये दोनों का लेंथ सेम रहेगा। तो इक्वल कॉर्ड हो गया जाएगा तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में रहेगा। इक्वल आर्क ऑफ सर्कल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। सपोज दो आर्क बोला है, सपोज ये एक आर्क है, यहाँ से यहाँ एक आर्क है और यहाँ से यहाँ आर्क है, ये दोनों का आर्क लेंथ बोल रहे हैं। सपोज ये 5 cm का आर्क है, ये भी 5 cm का आर्क है, तो ये दोनों सेंटर में जो इक्वल एंगल करता है तो ये दोनों का एंगल भी सेम रहेगा। ठीक है। इक्वल आर्क ऑफ ए सर्कल सब्सटेंस इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल सब्सटेंस बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्सटेंस बाय एनी पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको समझना चाहिए ठीक से। एक अगर सर्कल है तो उसका अगर रेडियस ओ है, ठीक है, एक आर्क है, सपोज यहाँ पे यहाँ एक आर्क है, ये आर्क सपोज यहाँ पे एक एंगल क्रिएट किया, ये आर्क से मैं एक एंगल, ये एक थीटा क्रिएट किया और एक सेंटर के साथ यही आर्क में सेंटर के साथ ये आर्क, तो ये एंगल जो है सपोज ये थीटा होगा तो सेंटर के साथ जो आर्क का एंगल है 2 थीटा होगा। सपोज ये 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री होगा, 50 ये 100 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही आर्क से गया। यहाँ से यहाँ आर्क है, ए बी एक आर्क है, ठीक है, कौन नहीं आर्क का बात बोल रहा हूँ। तो आर्क के ऊपर दोनों एंगल है, ए बी आर्क के ऊपर दोनों एंगल है, लेकिन एक सेंटर में है, एक सर्कल का इधर भी रह सकता है, नहीं तो हाँ, और एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। वही जो है सेम सेगमेंट मतलब सपोज ये सेम सेगमेंट मतलब ये 90 डिग्री, ये हो गया डायमीटर, ये इसका भी ये सेगमेंट का, ठीक है। तो इसके अंदर जितना एंगल रहेगा सेम सेगमेंट, ये भी 90 डिग्री होगा, जितने सारे एंगल होगा इक्वल हो गया। ये तो सेम सेगमेंट लिया है, दूसरा लेके ये सब 90 डिग्री होगा, इक्वल होता है सेम सेगमेंट, ठीक है। ये हाफ सर्कल के लिए अगर सेम सेगमेंट लेंगे, ये आर्क लिया है, ये सर्कल लिया है, सपोज ये सेगमेंट लिया है, यहाँ से यहाँ सेगमेंट है,
ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी एक सेगमेंट है। ये सेगमेंट का अगर इक्वल है तो उसके अंदर जितने सारे एंगल्स रहेंगे वो भी इक्वल रहेगा, क्योंकि ये दोनों आर्क इक्वल हो जाएगा। अगर सेम सेगमेंट का अगर इक्वल है, ये दोनों आर्क इक्वल हो जाएगा, तो उसके अंदर जितना एंगल रहेगा वो सब इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सेगमेंट के लिए ये सेगमेंट में जो एंगल है उसके अंदर भी सेम, अगर दोनों सेगमेंट इक्वल है, क्योंकि दोनों आर्क इक्वल हो जाता है। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, वही जो बताया था सेमी सर्कल, सपोज सर्कल हो या सेमी सर्कल हो, अगर सेमी सपोज ये सर्कल है, पूरा सर्कल है, पूरा ले जाइए, ये सर्कल है, तो ये सेमी सर्कल के अंदर ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि लार्जेस्ट कर्व है ना, वो जो बताया था 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, कोई भी एंगल लीजिए यहाँ पे, सेमी सर्कल के अंदर, हाफ सर्कल के अंदर जितना रहेगा तो 90 डिग्री होगा। द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम कॉर्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल इक्वल। ठीक है, सेम कॉर्ड ऑन द सेम साइड, सपोज एक कॉर्ड के बारे में आया, सपोज ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, ठीक है, ये कॉर्ड के ऊपर 2-3 एंगल लिया है, सेम कॉर्ड, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है, तो ये सब एक ही साइड में है, ये सब इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी पास थ्रू 3 नॉन लीनियर पॉइंट। तो सर्कल के लिए 3 नॉन लीनियर पॉइंट देने से वो सर्कल खींच पाएंगे, अगर लीनियर होगा तो खींच नहीं पाएंगे। तो ये सब तीनों पॉइंट को लेके हम सर्कल, ये ठीक से ड्रॉ करना है, सर्कल होता है। 2 इक्वल कॉर्ड्स हैव द इक्वल करस्पॉन्डिंग आर्क। तो कॉर्ड अगर इक्वल हो गया तो आर्क भी सेम रहेगा, ये सब 5 सेम का, ए भी सपोज ये सेंटर है, ये 5 सेम का, तो इसका जो आर्क है, मतलब ए ओ बी ए सी बी आर्क इक्वल टू ए सी डी ई लीजिए, ये सेंटर सी डी ई आर्क, आर्क के बारे में बोल रहा हूँ, सेगमेंट नहीं बोल रहा, आर्क, सेगमेंट भी इक्वल होगा। द ग्रेटर ऑफ 2 कॉर्ड इज नियर टू सेंटर, जो आर्क जितना बड़ा है तो वो उतना सेंटर को आएगा। तो ये आर्क छोटा है, ये सेंटर से दूर है, ये आर्क बड़ा है और सेंटर के नजदीक है, तो सबसे बड़ा, ठीक है, ये आ गया, ये डायमीटर तक बड़ा होता जाएगा। तो जो सेंटर से जितना दूर है उतना छोटा आर्क बनेगा। इफ इन ए प्लेन a line segment joining 2 points subtend equal angle at the 2 other points laying on the same side of a line containing line segment, the 4 point lying on the circle they are concyclic। ठीक है, तो concyclic कोई भी प्लेन concyclic कब होगा, मतलब एक सपोज एक प्लेन है, ये तो सर्कल है, एक प्लेन सर्कल के अंदर रहेगा कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा, तो ये अगर चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करेगा तो क्या करेगा, तो ये चारों वर्टेक्स उसको कैसे टच करेगा, सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द 2 अदर पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये ऐसे ही बोल रहा है, कोई भी अगर 2 लाइन है, ठीक है, 2 लाइन का और 2 पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये अगर इक्वल एंगल कर रहा है, ये 2 लाइन, ये इक्वल और ये 2 लाइन इक्वल है, मतलब 2 इक्वल एंगल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा, मतलब ये दोनों को अगर जॉइंट कर देंगे, ये चारों हमेशा क्या आएगा, साइक्लिक, मतलब ये साइक्लिक, चारों पॉइंट साइक्लिक होगा। ठीक है, कॉन्साइक्लिक होगा, ये लिखा है, बोलो साइक्लिक होगा। ठीक, नेक्स्ट होता है सम ऑफ एदर पेयर ऑफ अपोजिट ऑफ ए साइक्लिक क्वाड। अगर कोई भी क्वाड, अगर सपोज ये कोई भी क्वाड अंदर रह गया किस साइकिल, एक सर्कल के अंदर, तो अपोजिट एंगल, ये एंगल मिलाने से 180 डिग्री होगा। कोई भी अगर क्वाड रहता है, ठीक है, सपोज ये भी एक क्वाड है, ये रहेगा अंदर सर्कल के अंदर, चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करता है, सर्कल के ऊपर आएगा, अंदर नहीं है, सर्कल के ऊपर, ये भूल हो गया, ये वर्टेक्स ऐसा आना है। ठीक है, चारों वर्टेक्स रहेगा किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर आएगा,
तो ये होगा अपोजिट आर्म जो मिलाने से 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये दोनों अपोजिट आर्म मिलाने से, अपोजिट एंगल मिलाने से 180 डिग्री। दी साइक्लिक क्वाड इज प्रोड्यूस्ड एन एक्सटर्नल एंगल सो फॉर्म्ड इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वही ये साइक्लिक होगा, सपोज एक सर्कल है, उसके अंदर एक साइक्लिक वाला क्वाड है, ठीक है, साइक्लिक वाला क्वाड है। इसका जो एक्सटर्नल एंगल है सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये इफ ए साइक्लिक क्वाड इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट, टू सर्कल C1 विथ सेंटर O1, ये ऐसा दिया है, मैं बोल रहा हूँ इंटरनली टच करेंगे कि नहीं, सर्कल इंटरनली टच करेंगे कि नहीं, ठीक है। सपोज उसका रेडियस है R1 और सेंटर है O1, ठीक है, और टच इंटरनली और उसका रेडियस का माइनस होगा ना, ठीक है। ये टच करेंगे इंटरनली, उसका इसका भी O2 सेंटर है, उसका रेडियस R2, इसका रेडियस R1 है। तो ये इंटरनली टच करेंगे कि नहीं, ये टच तो किया है 2 पॉइंट में, ठीक है। अगर एक्सटर्नल के लिए इधर रहेगा कि इफ टू सर्कल C1 विथ सेंटर O1 radius R1 and C2 with center O2 radius R2 will touch externally, अगर एक्सटर्नल इंटरनल टच है और ये देखो इंटरनल टच के लिए, ये सपोज ये इंटरनल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये होता है एक्सटर्नल के लिए। एक्सटर्नल के लिए O1 O2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन O1 एंड O2 इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस 1 इक्वल टू रेडियस 2। अगर सम ऑफ द रेडियस दोनों का अगर O1 O2 के बीच में जो दूर है इक्वल हो जाएगा तो एक्सटर्नल टच होगा। ये सिंगल पॉइंट हो या डबल पॉइंट, ये भी ठीक रहेगा, 2 पॉइंट है लेकिन यही रूल है, ठीक है। अगर इंटरनल के लिए बता रहा हूँ, इसका सेंटर O1 है, उसका सेंटर O2 है, उसका रेडियस R1 है, उसका रेडियस R2 है। अगर इंटरनल टच रहेगा तो इसका डिफरेंट होना है, O1 O2 के बीच में जो दूरी है तो डिस्टेंस है R1 माइनस R2, तो दोनों का रेडियस का डिफरेंट इक्वल होगा तो इंटरनल टच होगा। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द रेडियस इक्वल, जब तक कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम दिखना है, शेप एंड साइज दोनों सेम है मतलब तो होगा तभी तो रेडियस होगा ना। सर्कमफ्रेंस तो सेम होना है, सिमिलर नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंस बोल रहा हूँ। सिमिलर होने से एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल हो जाएगा, उसमें एरिया सेम नहीं रहेगा तो रेडियस कहाँ सेम होगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों का सेम शेप एंड साइज, तभी पॉसिबल है, तभी ये तो ये तभी पॉसिबल होता है जब रेडियस सेम रहेगा। नेक्स्ट होता है दी सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टैंजेंट एट मोस्ट। तो पैरेलल टैंजेंट पेयर जो लेंगे तो सर्कल में तो आपको 2 ही मिलेगा। तो ये सर्कल है, इसको पैरेलल करके तो एक ही आएगा ना, ये सॉरी ये सेकेंड हो गया, ये सर्कल है, ठीक है। ये सपोज ये एक टैंजेंट है, ये पॉइंट में टच किया, इसको पैरेलल करके मोस्ट कितना, ये एक ही टैंजेंट है तो ये दोनों एक ही पैरेलल टैंजेंट एक ही पेयर होगा। इधर मोस्ट 2, 3 पैरेलल नहीं है, 3 नहीं आ पाएगा। ये साइड से लेके भी होगा लेकिन एक ही भी मिले, एक ही होगा, एक ही पैरेलल लाइन मतलब मोस्ट 2 पैरेलल लाइंस मिलेगा, इधर से लो 2 मिलेगा, इधर से भी लो दोनों। तो 2 पैरेलल लाइंस पैरेलल टैंजेंट, तो 2 पैरेलल टैंजेंट होना है। नेक्स्ट हो जाए देयर आर 2 टैंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लेइंग आउटसाइड द सर्कल। तो द लेंथ ऑफ ड्रॉन देयर आर 2 टैंजेंट्स टू ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट लेइंग आउटसाइड द सर्कल। सपोज एक सर्कल है, एक पॉइंट इधर है, तो यहाँ से कितना टैंजेंट हम खींच सकते हैं बाहर से, एक टैंजेंट ये होगा और ये एक टैंजेंट ये होगा, ये टैंजेंट करना है, ठीक है, ये एक पॉइंट में होगा, ठीक। और टैंजेंट ऑफ द ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इक्वल,
और ये जो टेंजेंट है, ये जो P है, सपोज ये टेंजेंट A पॉइंट में हुआ है, B पॉइंट में हुआ है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट मतलब PA इक्वल टू PB, एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल इक्वल PA इक्वल टू PB, ठीक है। और ये तो हमको मालूम है रेडियस अगर होगा तो 90 डिग्री होगा टेंजेंट है, ये भी अगर रेडियस है तो ये भी 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है आपका कुछ पॉइंट्स देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, ये बोल रहे हैं अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है एंड AD इज परपेंडिकुलर टू, सपोज A लिया, A लिया, ABC ऐसा लिया, ABC ऐसा लिया, तो AD एक परपेंडिकुलर टू ABC, ठीक है, AD होता है। तो ये हमको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर परपेंडिकुलर होगा तो ओबियसली ये तीनों आर्म, ये BD DC परपेंडिकुलर हो, नहीं तो ये ऑब्वियसली ये लाइन को डिविज करेगा, ये लाइन इक्वल है, ठीक है, ये कॉमन हो गया और इसका 90, तो ये तीनों ट्रायंगल आएगा सिमिलर, मतलब ABD सिमिलर टू ABC और ADC ट्रायंगल के बारे में बोलो सिमिलर टू ABC, और ये छोटा ट्रायंगल दोनों भी मतलब ABD ट्रायंगल सिमिलर टू ADC, तो तीनों पेयर होता है यहाँ पे, तो ये आपस में सिमिलर होगा। अगर ABC DBA सिमिलर है तो उसमें AC स्क्वायर, ये याद रखिए उतना, उसमें हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कोई भी ट्रायंगल का हाइपोटेनस ट्रायंगल मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द DC एंड BC, DC बड़ा ट्रायंगल का DC एंड BC, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ DC एंड BC एंड छोटा ट्रायंगल ये ABD ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा है, तो AB स्क्वायर, तो DBA में DB इंटू DC इक्वल टू AB स्क्वायर होगा ना, ये कहाँ हाइपोटेनस स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर होगा, DA स्क्वायर क्या है, DA स्क्वायर में DA स्क्वायर इक्वल टू DB इंटू DC, तो ये भी ठीक है, ठीक है, DA स्क्वायर भी होगा, DA स्क्वायर इक्वल टू तो इसमें से क्योंकि ये सिंपल याद रखना है, अगर ये परपेंडिकुलर आता है ये इक्वल हो जाता है, ये तीनों आर्म BD DC AD ये तीनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉब्लम आने से हम क्लेरिफाई करेंगे। नेक्स्ट, इन ए साइक्लिक क्वाड प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है, साइक्लिक क्वाड हो जाने से, तो सपोज एक साइक्लिक क्वाड है, ठीक है, ये क्वाड है, ये साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म है, तो उसका डायगोनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये सपोज D1 इंटू D2 इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स, ये डायगोनल का अपोजिट साइड, सपोज ABCD ले गया, तो डायगोनल क्या होता है AC इंटू BD इक्वल टू अपोजिट साइड, इसमें क्या है अपोजिट साइड, सम ऑफ द अपोजिट AD इंटू BC, एक अपोजिट साइड है, प्लस और एक अपोजिट साइड BC इंटू AB इंटू CD, AB इंटू CD, तो अपोजिट साइड का प्रोडक्ट का सम जो है डायगोनल का प्रोडक्ट के साथ इक्वल है। नेक्स्ट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल फॉर्म द रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन है, बाइसेक्टर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सपोज एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसका एंगल का बाइसेक्टर है, तो उसका भी एंगल का बाइसेक्टर लेंगे, इधर भी एंगल का बाइसेक्टर लेंगे, तो इधर भी ये सब लंबा करेंगे, ठीक है, और इधर का भी एंगल का बाइसेक्टर है, और इधर का एंगल का बाइसेक्टर है, और इधर का एंगल बाइसेक्टर, तो बीच में जो आता है ये जो सेंटर में आएगा एक, तो वो आएगा एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, अगर पैरेललोग्राम को हमने अगर सर्कल के अंदर रखेगा वो ओबियसली एक रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट आर्म अगर 180 डिग्री होगा
और अपोजिट एंगल सेम है तो ईच आर्म 90 डिग्री कंपल्सरी होगा। तो ईच आर्म पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री होगा। तो ईच एंगल अगर 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है। इधर भी ऐसा ही है, ठीक है। एक रेक्टेंगल बनता है, मतलब अपोजिट तो आर्म सेम होगा, और क्योंकि ये रेक्टेंगल ये पैरेललोग्राम है और उसमें एंगल जो है, ठीक है, उसका आधा आधा एंगल जाता है। ये दोनों मिलाने से 180 डिग्री था, इसमें आधा आधा नहीं 90 हो गया। तो ये सेंटर 90, ये 90 मतलब ये भी 90 है। तो एक पैरेललोग्राम का एक ही एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो ये रेक्टेंगल होगा। तो पैरेललोग्राम का जो ऑल एंगल का 50% आधा आधा लेके अगर सेंटर में पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। नेक्स्ट 5 में पैरेललोग्राम सर्कुलर सर्किल रोम्बस। अगर पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक है, अगर पैरेललोग्राम को हमने सर्कमस्क्राइब करेंगे, पैरेललोग्राम को सर्कमस्क्राइब करना है, ये तभी पॉसिबल होगा। मतलब उसका जो चारों पॉइंट है सर्कल का ऊपर रहना है। तो ये चारों पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर रहना है, इसका मतलब चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर रहना है, तो ओबियसली ये देखिए, ये जो डायगोनल है, डायगोनल तो इक्वल नहीं होगा, लेकिन इसमें डायगोनल भी परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। तो ऑल आर्म इक्वल होने से ही वो अंदर रहेगा, ठीक है। तो ऑल आर्म इक्वल होने से इंस्क्राइब के लिए वो हो गया रेक्टेंगल, लेकिन सर्कमस्क्राइब के लिए वो होता है रोम्बस। तो रोम्बस के लिए कैसे होता है, अगर सेंटर देके जाता है, क्योंकि सेंटर में रहेगा, तो ये दोनों इक्वल रहेगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री सेंटर देके कभी जाएगा नहीं, सेंटर देके 90 डिग्री तो नहीं होगा ना। अगर 90 डिग्री होने से भी ये क्या होगा, ये चारों आर्म इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड लेना पड़ेगा, ये चारों इक्वल कॉर्ड आएगा, तो चारों आर्म इक्वल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो रोम्बस ही होगा। सर्कमस्क्राइब करने से रोम्बस होता है, और इंस्क्राइब होने से वो रेक्टेंगल होता है। अगर एंगल को बाय डिवाइड करता है सेंटर में, रेक्टेंगल फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन ऑफ ए ट्रापीजियम इज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल। सपोज ये ट्रापीजियम है, ठीक है, उसका मीडियन क्या है, एंगल का। तो ये बोल रहे हैं, ये जो पैरेलल लाइन है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों के बीच में सपोज DE लेंगे, ये दो पॉइंट में जो लाइन खींचेंगे सेंटर, ऑब्वियसली थर्ड आर्म को पैरेलल होगा, उसको मिल रहे मीडियन बोलता है। DE होता है मीडियन। ये मीडियन क्यों बोलता है, उसका इक्वल एरिया में उसका एरिया ऊपर वाला नीचे वाला एरिया इक्वल है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इन द सेंटर सर्कल। तो कोई भी एक कॉर्ड है, तो सपोज हमको सेंटर मालूम नहीं है, सर्कल है, उसका सेंटर मालूम नहीं है, तो सेंटर को आइडेंटिफाई करने के लिए टू कॉर्ड्स, कोई भी टू कॉर्ड का लेंगे, ठीक है, ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, ये होता है, और उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, यहाँ पे देखिए, एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, ये कहीं पे होगा, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो होगा उसका सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड अगर दिया है, सेंटर निकल पाएंगे। नेक्स्ट, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर 2 points, then the line through the center is perpendicular the bisector of common chord, ठीक है। तो ये ऐसा दिया है, इफ टू कॉर्ड है, इसमें एक इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, सपोज ये दोनों कॉर्ड ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, ठीक है, then the line through the center is perpendicular the bisector of the common chord। तो ये कॉमन कॉर्ड क्या है, दोनों के बीच में कॉमन कॉर्ड तो ये रहेगा। ये जो कॉमन कॉर्ड है, उसको दोनों लाइन का सेंटर के बीच में जो लाइन है,
ठीक है, ये उसको बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट ऑफ द कॉमन कॉर्ड, इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसका एरिया और ये लेंथ इक्वल हो जाएगा। अगर 2 पॉइंट में टच करेगा तो वो कॉमन कॉर्ड जो है सेंटर, वो जो दोनों के बीच में सेंटर जो, तो 2 पॉइंट से then the line through the centers is the perpendicular bisector of the common chord. Equal chord of the circle or the congruent circle equidistant from the center. वही तो है chord जो इक्वल, वही पढ़ाया था, इक्वल chord है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में रहेगा। ये 5 सेम है, ये भी 5 सेम है, तो इक्वल डिस्टेंस में सेंटर से रहता है। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 10 नंबर, इफ सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ quad then the sum of the two opposite equal to sum of other two. वही है, इसका मतलब ये जो कोई भी क्वाड है, कोई भी टाइप का क्वाड है, अगर सर्कल चारों पॉइंट में टच कर रहा है, उसको चारों पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये टच करना है, ये इधर रहना है एंगल, ये टच करना है सर्कल को, तो उसका अपोजिट एंगल हमेशा 180 डिग्री होना है। सेम नहीं होगा लेकिन दोनों का सम 180 डिग्री होना है, ये भी अपोजिट एंगल 180 डिग्री होना है। तो ये दोनों का 180, ये दोनों का भी 180, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इफ टू concentric circle is a chord is larger than is also tangent to the smaller circle, then the chord is bisector of the, ये बोल रहा है कंसेंट्रिक सर्कल के ऊपर है। कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर एक ही है, कंसेंट्रिक, ठीक है, ये कंसेंट्रिक, इसका दोनों का सेंटर अगर एक ही है, ठीक है। If a chord of larger circle is also tangent to the smaller circle, सपोज ये बड़ा वाला chord लेंगे, ये है, और छोटा वाला के लिए tangent बन गया, ठीक, तो then the chord bisect at the point of contact, तो अगर कंसेंट्रिक है दोनों सर्कल, ये chord इक्वल हो जाएगा, मतलब ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ होगा। बड़ा वाला सर्कल का chord अगर अंदर वाला सर्कल को टेंजेंट होके जाएगा, मतलब एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो जो पॉइंट में वो टच कर रहा है दोनों साइड इक्वल है। और नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल इक्वल, यही तो बताया था, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम दी, सपोज एक्सटीरियर पॉइंट है ये उसको एक ही, सॉरी टेंजेंट होना है, एक ही पॉइंट में टच करना है, और ये एक ही पॉइंट में टच किया, तो ये जो P है, ए है, बी है, तो इसमें क्या बोलता है, द लेंथ फ्रॉम P टू A इक्वल टू लेंथ फ्रॉम P टू B, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट द लेंथ ऑफ टू कॉमन टेंजेंट आर इक्वल। देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट होना है, सपोज एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, तो ये दोनों के बीच में जो टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब यहाँ से ये है, ठीक है, और ये इसका भी ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलता है, तो उसको बोलता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट टच है उसको। द टू कॉमन टेंजेंट्स आर इक्वल, ये तो मतलब ये सपोज ए जो बी, ये सी डी पॉइंट में टच किया है सर्कल को, तो ए बी इक्वल टू सी डी, तो ईच सेंटर अगर इक्वल है तो उसका लेंथ कैसे मालूम पड़े, उसका अगर रेडियस O1 सेंटर है और उसका सेंटर O2 है, उसका रेडियस R1 है, उसका रेडियस R2 है, तो ये अभी बोल रहे हैं, और ये AB का लेंथ इक्वल टू सी डी का लेंथ, तो AB का आया सी डी का लेंथ इक्वल टू, दोनों का लेंथ कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वो बोल रहे डिस्टेंस टू डिस्टेंस सेंटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, मतलब O1 O2 का होल स्क्वायर, प्लस दोनों रेडियस का डिफरेंट जो बड़ा है R2 का होल स्क्वायर, डिफरेंट का स्क्वायर करने से माइनस होने में प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर रहा है तो उसको स्क्वायर रूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें O1 O2 का होल स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अगर इनडायरेक्ट टच किया है, सपोज ये एक सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है, ठीक है, तो अगर इनडायरेक्ट वे में टच करेंगे, मतलब सपोज ये आएगा ऐसा ही है, ये ऐसा खींच के लाना है, थोड़ा डायग्राम स्केल में करने से होगा, ये इनडायरेक्ट वे में टच करता है, तो ये भी एक कॉमन है, सपोज
ये टच किया ए बी, ये टच किया सी डी, तो यहाँ पे भी ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी इक्वल टू सी डी, तो इक्वल रहेगा और उसका लेंथ लेकिन वही है, लेकिन यहाँ पे हुआ ये उधर हुआ प्लस हुआ था, इधर माइनस है। और तो O1 O2 का होल स्क्वायर निकालना है पहले, O1 O2 व O डैश का होल स्क्वायर निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर का होल स्क्वायर, माइनस उधर प्लस हो रहा था और इधर R2 माइनस होता था, इधर R1 प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टार में अगर एन साइड है, सपोज स्टार कनेक्शन, सपोज ऐसा ही है, ऐसा टाइप का एक स्टार है, एन साइड है, इसका जो एन नंबर ऑफ साइड है, यहाँ से यहाँ कितना साइड है, स्टार वाला नहीं, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ऐसा ये एक साइड है, ये एक साइड, ऐसा ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड है, ठीक है। इसमें 12 साइड है, तो इसका स्टार शेप होने से सम ऑफ ऑल एंगल्स, एक्सटर्नल एंगल नहीं बोल रहा है, इंटरनल एंगल जितना सारे है n-4 इंटू 180 डिग्री, उसमें कोई भी पॉलीगॉन अगर कॉन्केव टाइप का होता है n-2 इंटू 180 होता था, ये भी 184, मतलब 12-4 इंटू 180 डिग्री ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन ए ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मीडियन टू द थर्ड साइड स्क्वायर ऑफ द हाफ साइड। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ट्रायंगल में सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू, एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। एक ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल है, ये मीडियन होता है डी तक, मतलब ये से ए मीडियन है, मतलब ये बी डी इक्वल डी सी है मीडियन, यहाँ से ए से ड्रॉ किया बी सी के ऊपर, ये बी सी का मीडियन है ए डी, तो ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियन, ट्वाइस द सम ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड, सपोज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर equal to twice the sum of twice the sum of the square of median मतलब ए डी स्क्वायर, ठीक है, टू द थर्ड साइड एंड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ साइड स्क्वायर मतलब BC/2, ठीक है, BC/2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 2AD स्क्वायर ट्वाइस दी सम ऑफ, तो ये ट्वाइस रहेगा, ठीक है, ए डी स्क्वायर ये रहेगा ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट इन ए ट्रायंगल में 3 इंटू सम ऑफ 3 साइड्स, सपोज ये 3 साइड है ए बी सी, ये किसके बीच में, साइड और मीडियन के, सपोज एक ए डी मीडियन है, ए बी ई और ए सी एफ, डी एफ नाम दीजिए, ये तीनों मीडियन है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं 3 इंटू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 साइड्स, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, मीडियन मतलब ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18, इफ पी एट एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल ए बी सी डी पी ए स्क्वायर पी सी स्क्वायर, ये देखिए एनी पॉइंट ऑन दी रेक्टेंगल, सपोज ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एनी पॉइंट सपोज पी, तो यहाँ से ये बोल रहे हैं पी के साथ ए स्क्वायर पी ए स्क्वायर प्लस पी सी, यहाँ पे ऐसा पॉइंट आएगा, तो ए बी सी डी का ये बोल रहे हैं पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट 19 देखिए, डायगोनल ऑफ ट्रापीजियम डिवाइड्स ईच अदर, सपोज एक ए बी सी डी ट्रापीजियम है, ए बी पैरेलल टू सी डी, दो पैरेलल आर्म रहना है, ये कंडीशन बता रहे ये ए बी और डी सी का जो रेशियो है, सपोज ए बी बाई डी सी का जो रेशियो है, वही रेशियो से वो डायगोनल आपस में वापस, ठीक है, आपस में बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो ट्रापीजियम का डायगोनल डिवाइड कौन सा रेशियोस में आपस में करेंगे, ओ इन द रेशियो पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रापीजियम का जो पैरेलल साइड का जैसा रेशियो है
वो डायगोनल का बाइसेक्ट वही रेशियो से होगा। अगर डायगोनल का अगर पैरेलल साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो इक्वल बाइसेक्ट करेगा, तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा फिर। लेकिन ट्रापीजियम के लिए अगर जैसा पैरेललोग्राम रेशियो है डायगोनल ऐसा ही बाइसेक्ट करेगा। ट्रापीजियम इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल देन द ट्रापीजियम इज आइसोस्केल। आइसोस्केल मतलब जो नॉन पैरेलल लाइन है अगर इक्वल हो जाएगा, नॉन पैरेलल लाइन अगर इक्वल है मतलब ए इक्वल टू ए इक्वल हो जाएगा, तो ये पैरेलल लाइन है ए बी सी डी ले गया हमें, ए बी पैरेलल टू सी डी बोल दिया। ये नॉन पैरेलल लाइन ए डी इक्वल टू अगर बी सी हो जाएगा तो इंस्क्राइब्ड हो जाएगा। तो इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल मतलब उसको सर्कल के अंदर रख सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द सेम बेस लाई बिटवीन द सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इक्वल। तो सपोज एक पैरेलल लाइन के अंदर जितने सारे ट्राइंगल खींचेंगे सेम बेस के ऊपर, सबका इक्वल एरिया इक्वल होगा। ठीक है। जितने सारे एरिया है, जितने सारे ट्राइंगल है, सबका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया सब इक्वल इक्वल है। नेक्स्ट, if a parallel line and triangle are the same base and lie between the same pair of parallel line, then area of parallel line is twice the area of triangle. Suppose एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम, और एक ट्रायंगल भी ऐसा रहा, सेम बेस है, उसका बेस सेम है, और एक बाहर वाला पैरेललोग्राम है और अंदर वाला ट्रायंगल है, लेकिन दोनों का बेस सेम है, ये बेस जो है सेम है, और ये भी पैरेलल लाइन के अंदर है, उसका वर्टेक्स है टॉप वहाँ तक है, तो उसका एरिया ए बी सी डी ट्रायंगल है, और ये होता है बी सी डी ई, इसको नाम दीजिए। तो अभी एरिया ऑफ, मैं एरिया के बाद बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ ई डी बी सी इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ ईबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया ट्रायंगल का एरिया से डबल है। 2 और मोर सर्कल्स कैन साइड टू कंसिडर इफ दे हैव सेम सेंटर। कंसेंट्रिक होना है मतलब क्या है, सेम सेंटर है, और नहीं तो कंसेंट्रिक कैसे होगा। ठीक है। सेम सेंटर होने से कंसेंट्रिक। इंटरसेप्ट मेड बाय 3 और मोर पैरेलल लाइंस और मोर लाइंस आर सेम रेशियो। मतलब सपोज एक ऐसा पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये सब 3 और मोर पैरेलल लाइंस, तो एक रेशियो है 3 और मोर पैरेलल लाइंस ऑन 2 और मोर पैरेलल लाइंस। सपोज ये भी एक पैरेलल लाइन है, तो ये सब रेशियो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक रेशियो, यहाँ से यहाँ तक ए बाई ए इक्वल टू ए बाई ए। इसे जितना जाएगा नीचे नीचे लेके जाएंगे, 2 और मोर पैरेलल लाइन जितना रहेगा सबका रेशियो सेम रहेगा, इसका रेशियो उसके साथ। नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रोइड, इनसेंटर, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर सब सेम है। इक्विलेटर मतलब ऑल आर्म आर सेम, तो तीनों आर्म अगर सेम हो गया, उसका ऑर्थोसेंटर मतलब जो अल्टीट्यूड है, ठीक है, ऑर्थोसेंटर जो परपेंडिकुलर होता है, और इनसेंटर मतलब, और ये होता है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर मतलब ये मीडियन का जहाँ पे वो टच होगा 2:1 में। ठीक है। तो ये दोनों का वो सब इक्वल है। ठीक है। एंड सर्कमसेंटर इक्वल टू 2 इंटू आर, सर्कम रेडियस मतलब ये बाहर वाला 2 है और अंदर वाला ये 2:1 तो होगा ना, ये 2:1 मतलब ये 2r है और नीचे वाला r है। इसका मतलब रेडियस का डबल टाइम होता है उसका। बाहर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है 2r है, और अंदर वाला रेडियस अगर r होगा, बाहर वाला रेडियस डबल होगा। ये अगर कोई भी ट्रायंगल का अगर सेंट्रोइड, इनसेंटर, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट हो गया, तो वो तीनों एक ही पॉइंट में उसका जो आउटर सर्कमफ्रेंस का, आउटर सर्कल का रेडियस है डबल ऑफ द इनर सर्कल का। ठीक है। तो ये पॉसिबल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। नेक्स्ट, ए पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल इफ डायगोनल्स आर इक्वल। ये तो बोल दिया, पैरेललोग्राम का डायगोनल अगर इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इफ 2 chords ए बी एंड सी डी आर सर्कल इंटरसेक्ट साइड, इतना है, आउटसाइड प्रोड्यूस अ पॉइंट ई ए इक्वल टू, इफ 2 chords ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड ए सर्कल,
ये देखिए एक सर्कल है, एक और एक ए बी है, ठीक है, और एक सी डी है, ये एक सी डी है, ठीक है। इंटर सर्कल इनसाइड ए सर्कल, इनसाइड मतलब ई पॉइंट में टच किया, तो ये बोल रहा है ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू सी इक्वल टू ई डी, ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू सी इक्वल टू ई डी, ठीक है। मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों रेशियो सेम रहेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट आउटसाइड में होना चाहिए होगा 28 इफ पी इज द सेकेंड इन विच द इंटरसेक्ट सर्कल्स ए एंड बी, पी टी इज द टेंजेंट टू सर्कल टी। वही जो बताया था, एक सर्कल है, एक पी रहता है, एक पॉइंट बाहर है, इसमें दो टेंजेंट है, इसमें एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट, और ये दो टेंजेंट हमेशा जो एक्सटर्नल से आता है ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ए बी पॉइंट में टच किया, ए एक पॉइंट और बी एक पॉइंट में टच किया, देन तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, ये दोनों इक्वल है ना, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। पी बी इज ए सिकेंड, कुछ दूसरा है, पी सिकेंड के बारे में, विद इंटरसेक्टेड सर्कल, नहीं ये क्वेश्चन ये अलग है। एक मिनट, यहाँ पे सिकेंड बोला, सिकेंड मतलब दो पॉइंट में टच तो होगा और बोथ साइड डायरेक्शन है, ठीक है। ये पी बी एंड ए सेकंड, ए एक पॉइंट बी पॉइंट में टच किया, एंड पी टी इज ए टेंजेंट एट टी, ये पी बी इज ए सेकंड व्हिच इंटरसेक्ट सर्कल ए बी, ठीक है, सर्कल एट ए बी, एटा पी बी एक ये था। फिर बोल रहा है पी पॉइंट से ही हम टेंजेंट लेंगे, ठीक है, पी टी इज ए टेंजेंट, अगेन पी टी से एक टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है, ये पी टे यहाँ एक टेंजेंट खींचा, ये टी पॉइंट में टच किया, ये बोल रहे हैं अभी पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी से, ए पी पॉइंट है, पी पॉइंट से पी ए इंटू पी बी, यहाँ से पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ठीक है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू, सेकेंड के लिए ये बन रहा है। एंगल्स एट अल्टरनेट सेगमेंट सीक्वेंस टेंजेंट टू कॉर्ड, ये टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम बोल रहे हैं, टेंजेंट और कॉर्ड के जो बीच में जो थ्योरम है ये बता रहा है। एक कॉर्ड है, सपोज ये कॉर्ड है, सेंटर है, एक टेंजेंट है, ये तो 90 डिग्री होना है, ये कॉर्ड है, टेंजेंट के बीच में जो थ्योरम है, ये एक सेगमेंट है, यहाँ से एक सेगमेंट है और यहाँ से एक सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ से एक सेगमेंट है, ये दो अल्टरनेट सेगमेंट है। ये सेगमेंट में जो एंगल कर रहा है ये कॉर्ड, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट में जो एंगल है, मतलब ये कॉर्ड को लेके ये दूसरा पॉइंट में एक एंगल होगा, ठीक है, तो ये एंगल के साथ वो इक्वल है, ठीक है, ऐसा ही है। तो ये एंगल जो अल्टरनेट सेगमेंट, मतलब ये दूसरा वाला सेगमेंट में जो एंगल करेगा ये कॉर्ड, वो सेम होगा, पहले टेंजेंट के साथ जो एंगल है वो सेम होगा, ठीक है। ऐसा ही है, अगर इसमें अगर लेंगे ये एंगल लेंगे, अगर सपोज ये एंगल लेंगे, तो ये साइड में एंगल मतलब इधर आएगा, ये एंगल के साथ भी ये इक्वल होगा, ये इक्वल टू अपोजिट में जो सेम ये इक्वल टू ये एंगल होगा, ठीक है। थैंक यू। आगे से हम चेक करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है।